नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बिना देरी किए चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। आइए भारतीय संविधान की विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं जो इसे दुनिया के अन्य संविधानों से अलग बनाती हैं। संविधान की विशेषताएं। हमारा संविधान लिखित और व्यापक है। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब इसे मूल रूप से अपनाया गया था तब इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है। इसमें संघीय शासन की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं, जैसे केंद्र और राज्य स्तर पर दोहरी सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, एक लिखित संविधान, एक कठोर संविधान, द्विसदनीय विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। हालांकि इसमें एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद हैं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है जो एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना करता है। के.सी. हुयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। यह विविधताओं के समंजन से एक सशक्त, न कि कमजोर, भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करता है। नोट: भारत की अनेकता में एकता का विचारपन नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिया। लचीला व कठोर संविधान में समन्वय। ब्रिटिश संविधान एक नम्य संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारण कानूनों के निर्माण में अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान अनम्य या कठोर है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिलाजुला रूप है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए दोनों ही प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। संविधान के कुछ उपबंध तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। संसदात्मक व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नोट: यूके ने वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया है। लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा जो सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत समझा जाता है। नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ग्रहित है। मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकार प्रदान करने के साथ साथ उनके राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वरन यह धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। एकीकृत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है, अर्थात केंद्र व राज्य में न्यायिक एकरूपता पाई जाती है, जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका, उच्च न्यायालय लागू करती है। शक्ति पृथक्करण। संविधान द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया गया है। इस हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते तथा अन्य खर्चे संचित निधि पर भारित, न्यायाधीशों के कामकाज पर विधायिका में चर्चा पर रोक, न्यायिक अवमानना पर दंड देने की शक्ति, सुविधाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं तथा सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से ग्रहण किया गया है तथा इन दोनों व्यवस्थाओं को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में
भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख है और विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या होगी इसकी व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है तथा संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर न्यायालय ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। एकल नागरिकता। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया गया है। यह अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर एवं पिछड़े वर्गों की लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से उनमें आशा की नई उम्मीद जगाता है। आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल के साथ देश का राजनीतिक तंत्र, संघीय ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, जो भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। मूल रूप से संविधान में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी, यथा केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकार, किंतु 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद भारत में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हो गई है, जो विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं है। कल्याणकारी राज्य। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्थापित किया, जिसमें सभी नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाएं मिलने के साथ ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा आर्थिक असमानता को कम करने का समान अवसर भी मिले। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। के.सी. व्हीलर ने कहा, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, भारत अर्ध संघात्मक राज्य, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। प्रशासन के सिद्धांत और विचारक। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया है। विकास प्रशासन की अवधारणा से फ्रेड डब्ल्यू. रिग्स संबंधित हैं। एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक हेनरी फेयोल हैं। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन डब्ल्यू.बी. डॉनहम द्वारा दिया गया है। गणतंत्रीय अवधारणा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो तथा एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो है। संविधान का मुख्य प्रयोजन। किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार वो है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। समानता का निहितार्थ। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। संसदात्मक व्यवस्था का बदलाव। भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1970 के दशक में खिसकी है। संविधान की अनुसूचियां। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। द्वितीय अनुसूची, इसमें संचित निधि पर भारित वेतन का उल्लेख है। इस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन, भत्तों एवं पेंशन के संबंध में वर्णन है। तीसरी अनुसूची, इस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञानों का प्रारूप दिया गया है। अनुसूची 3 में कुल 8 शपथ प्रारूप दिए गए हैं। 1. संघ के मंत्री। 2. संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। 3. संसद के सदस्य। 4. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 5. राज्य के मंत्री। 6. राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी। 7. राज्य विधानमंडल के सदस्य। 8. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नोट, इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों के आवंटन का वर्णन है। पांचवी अनुसूची,
इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हैं। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। सातवीं अनुसूची, इसमें अनुच्छेद 246 के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। ये शक्तियां संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में विभक्त हैं। 1. संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल हैं जो सारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र संसद एक्ट 246 के पास है। इसमें 97 विषय शामिल हैं, लेकिन वर्तमान में प्रविष्टि की संख्या 98 है, जैसे रक्षा, विदेश, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग, जनगणना, डाक व तार विभाग, डाकघर बचत बैंक, बीमा, परमाणु ऊर्जा, अखिल भारतीय सेवाएं, रेलवे, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, विदेशी ऋण, आयकर, बंदरगाह, संचार आदि। 2. राज्य सूची, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। मूल रूप से इसमें 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में प्रविष्टियों की संख्या 59 है, जैसे स्थानीय शासन, कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, कारागार, कानून व्यवस्था, गैस, मनोरंजन, बाजार एवं मेले, पशुपालन, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, रेलवे, पुलिस, जन स्वास्थ्य, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, विद्युत कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, खेल, व्यापार, वाणिज्य आदि। 3. समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास है। यदि दोनों के कानून में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून विधि मान्य होगा। इसमें 47 विषय शामिल हैं, लेकिन वर्तमान में प्रविष्टियों की संख्या 52 है, जैसे 1. दिवालियापन, मिलावट, श्रमिक संघ, विवाह, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक योजना व नियोजन, दंड विधि एवं प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट माप, उत्तराधिकार, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, न्याय, प्रशासन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, आपराधिक मामले, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, कारखाने आदि। नोट: 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़े गए, जो शिक्षा, वन, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, भार और माप हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जो तीनों अनुसूचियों में शामिल नहीं हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। इन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 97 में और अनुच्छेद 248 में है। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई हैं, जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष अनुसंधान, मजदूर संघ, गोद लेना आदि। 8वीं अनुसूची, इसमें संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 संवैधानिक भाषाएं थीं, जो कि वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। वर्तमान में शामिल 22 भाषाएं निम्न हैं: 1. हिंदी, 2. संस्कृत, 3. मराठी, 4. गुजराती, 5. कन्नड़, 6. असमिया, 7. कोंकणी, 8. कश्मीरी, 9. मणिपुरी, 10. बांग्ला, 11. नेपाली, 12. ओडिया, 13. मलयालम, 14. पंजाबी, 15. सिंधी, 16. तमिल, 17. तेलुगु, 18. उर्दू, 19. डोगरी, 20. बोडो, 21. मैथिली, 22. संथाली। 9वीं अनुसूची अनु 31 है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जून 1951 प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू में जोड़ी गई है। इसमें भूमि सुधार संबंधी कानून हैं। इसमें भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम वर्णित हैं। अनुच्छेद 31 ख। इस अनुसूची में यदि कोई कानून बनाकर डाल दिया जाए तो उसे न्यायालय भी परिवर्तित नहीं कर सकता। 10वीं अनुसूची, इसमें दलबदल कानून से संबंधित प्रावधान है। यह अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध करती है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है।
इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल रोकने के साथ साथ केंद्र व राज्यों के मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करना है। 11वीं अनुसूची अनु 243 ए से 243 ओ तक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और संविधान में एक नया भाग 9 पंचायतें नाम से और अनुच्छेद 243 क से ल 243 ए से 243 ओ तक जोड़े गए। इसके अंतर्गत 29 विषय शामिल किए गए हैं। 12वीं अनुसूची अनु 243 पी से 243 जेड जी तक 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 18 विषयों को शामिल किया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 को नगरपालिकाएं नाम से व अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़े गए हैं। शास्त्रीय भाषाएं और राज्यों की शासकीय भाषाएं। नोट: वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा 11 भाषाओं को प्राप्त है। 1 तमिल 2004, 2 संस्कृत 2005, 3 तेलुगु 2008, 4 कन्नड़ 2008, 5 मलयालम 2013, 6 ओडिया 2014, 7 मराठी 2024, 8 पाली 2024, 9 प्राकृत 2024, 10 बंगाली 2024, 11 असमिया 2024। राज्यों की शासकीय भाषाएं: गोवा कोंकणी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी, पश्चिम बंगाल बंगाली व अंग्रेजी, जम्मू और कश्मीर उर्दू कश्मीरी अंग्रेजी डोगरी व हिंदी, मेघालय अंग्रेजी, लक्षद्वीप मलयालम, त्रिपुरा बंगाली, दादर एवं नागर हवेली मराठी गुजराती व हिंदी, केरल मलयालम, बिहार हिंदी एवं उर्दू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो का अगला चैप्टर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर लिखें।